नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है दमदार 10 में। तो सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की शिव शक्ति की और शिव भक्ति की। पीएम मोदी आज 3 दिनों के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। सबसे पहले आज वो बाबा सोमनाथ के दर पर जाएंगे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। दरअसल सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास का 1000 वर्ष पूरा हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये स्वाभिमान पर्व पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। पीएम मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में भाग लेंगे। ये ओंकार जाप 72 घंटे तक चलता रहा है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने वाले हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का मुख्य कार्यक्रम कल 11 जनवरी को होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह सोमनाथ के महादेव के दर्शन करेंगे। बाबा सोमनाथ का जलाभिषेक, ध्वजा पूजा और सोमेश्वर महापूजा करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है और लिखा है कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वो सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। सोमनाथ महादेव की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी यहां होने वाली 2 किलोमीटर लंबी स्वाभिमान यात्रा में शामिल होंगे और इस दौरान गुजरात पुलिस का घुड़सवारी दस्ता मार्चिंग पास्ट करेगा। यह सम्मान होगा सोमनाथ मंदिर के रक्षा करने वाले योद्धाओं को। पूरा देश जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, तब उसी क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए जो शौर्य यात्रा निकाली जाएगी 11 जनवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस शौर्य यात्रा की अगुवाई गुजरात पुलिस का ये अश्वदल करेगा, जिसके 108 घुड़सवार जो हैं वो इस शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे, जिसकी रिहर्सल यहाँ पे चल रही है। और आपको बता दें कि सोमनाथ जिस प्रकार से बार बार खंडित हुआ, बार बार पुनर्जीवित हुआ और स्वाभिमान का वो जो पल है उसको एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा यहाँ पे गुजरात पुलिस के इन घुड़सवारों द्वारा। और पारंपरिक वेशभूषा में उस वक्त ये अपने घोड़ों पर सवार इस यात्रा की अगुवाई करते हुए निकलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो रिहर्सल चल रही है उसे भी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उस वक्त क्या माहौल होगा जब 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शौर्य यात्रा को सोमनाथ मंदिर के सामने से लेकर के जब निकलेंगे और ये गुजरात पुलिस के अश्वदल के जवान उसकी अगुवाई करते हुए निकलेंगे। और सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि इतिहास की चोटों, आस्था की जिद और राष्ट्र के स्वाभिमान से भी बना है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में नागा साधु सोमनाथ मंदिर के धरती पर पहुंच रहे हैं। नागा साधु जत्थों के साथ पूरे शहर में घूम रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार यहाँ पे आप देख सकते हैं नागा साधुओं की रवेड़ी निकली है। नागा साधुओं का ये जुलूस जो है, ये अक्सर आपने देखा होगा कुंभ के मेले में आस्था के प्रतीक के रूप में निकलता है, या फिर शिवरात्रि के मेले में जूनागढ़ में ये निकलता है नागा साधुओं का जुलूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार जब 1000 साल के इतिहास की जो पुनरुत्थान का इतिहास है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, तब यहाँ पहली बार आप देख सकते हैं कि नागा साधु सोमनाथ के गलियों पे उतरे हैं। सोमनाथ की इन सड़कों पर नागा साधु उतरे हैं। भारती बापू हमारे साथ हैं। ये प्रभु ऐसा देखने को जावे तो आज सोमनाथ को जब भी मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया उसको 1000 साल हुआ और हमारे माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा है कि भगवान सोमनाथ सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री खुद जब यहां जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि पूरे देश के सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बहुत अहम पड़ाव है। सोमनाथ के करीब 1000 साल तक के इतिहास को अगर देखा जाए और साथ ही साथ पुनर्निर्माण के करीब 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ राशिद किदवई जी है, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अवधेश कुमार जी से आप रोजाना मिलते ही हैं दमदार 10 में। सर तो हमारे साथ है ही। सर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर कहा जाए
तो सोमनाथ मंदिर, क्योंकि गुजरात से आते हैं तो जाहिर सी बात है एक अलग लगाव होता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो पूरे भारत के लिहाज से भी सोमनाथ मंदिर की क्या महत्वता है? देखिए, ये भारत के इतिहास की दो घटनाएं आज़ादी के बाद की है। एक वो घटना है जब के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ था और उसके नींव डालने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके उद्घाटन में भी भाग लिया था। तो एक परंपरा उस राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने डाली थी कि जिन ऐसे मान बिंदुओं पर उस आक्रांताओं ने या आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया, अब चूंकि हम स्वतंत्र हो गए हैं तो उन स्थानों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उसमें सरकारी स्तर पर भी उसमें भाग लिया जा सकता है। लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई थी भारत में जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां जाकर उसी परंपरा को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है कि वो परंपरा है। हालांकि उन्होंने अयोध्या के में रामलला भूमि पूजन से लेकर के उसका शिलान्यास और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण में जाकर के भाग लिया कि भैया जब न्यायालय से आदेश हो गया है। उन्होंने काशी का भी जीर्णोद्धार कराया, तो ये परंपरा उन्होंने स्थापित की है। लेकिन आज का जो दिन है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारत की दुर्वस्था की शुरुआत उस 6 जनवरी 1026 से होती है जी। उसके पहले भी आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, वो आक्रमण किया, वो चला गया। उसका जुनैद जो गवर्नर था सिंध में वो आया। लेकिन ये जो हमला था जी, इस हमले ने भारत अवधेश जी, आप जिस तरह से इतिहास का बता रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उन्होंने जिस तरह से सोमनाथ हो या फिर जैसा कि आपने अयोध्या का जिक्र किया, उन्होंने इन सभी को भारत की संस्कृति से जोड़ा है। ये किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है और इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ जब पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ देर में सीएम योगी प्रयागराज पहुंचने जा रहे हैं जहां माघ मेला चल रहा है और वो माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। अब संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी 7 घंटे रहेंगे और सबसे कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का जैसे मैंने जिक्र किया तो सीएम योगी प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो वो संगम नोस पर गंगा पूजन और संगम स्नान करेंगे। संतों के साथ भोजन का कार्यक्रम है उनका। इसके अलावा वो माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर पुलिस प्रशासन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे योगी आदित्यनाथ। खबर अयोध्या से आ रही है जहां प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह बैन केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक नहीं है बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने इस बारे में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम स्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को आदेश दे दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अयोध्या धाम और राम मंदिर उसके आसपास के क्षेत्रों में मांस मुद्रा की बिक्री पर पहले से ही बैन है, लेकिन कुछ होटल और गेस्ट हाउस और होम स्टे इसका पालन नहीं कर रहे थे। टूरिस्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा था और इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। राम मंदिर क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के एरिया में यह नियम लागू होगा। अभी तक जो है ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, क्योंकि वह हमारे द्वारा तो रोक लगा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि स्विगी, जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट, होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल, रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन उनको जारी करेंगे होटल, रेस्टोरेंट को, कि जिससे इस पे जो है रोक लगाया जा सके। राशिद जी, जो सरकार की ओर से कदम उठाया गया कि पहले से तो ये बंद ही था, लेकिन अब ऑनलाइन डिलीवरी पर भी एक तरह से रोक लगा दी गई है। जो गैर हिंदू हैं या फिर जो खाते हैं, जिनकी आस्था नहीं होगी धर्म में, क्या उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी या फिर आप मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो इस क्षेत्र में जरूरत थी?
जी देखिए, जहाँ तक धार्मिक आस्था और मान्यताओं का संबंध है, उसके लिए तो ये कदम स्वागत योग्य है कि अगर ऐसा लोगों की वहाँ मानने वाला है। एक इसमें मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसको एक अच्छा इसका मैंने अध्ययन किया है, एक ये धारणा बड़ी गलत है कि समुदाय विशेष जो है वो नॉनवेज खाता है और समुदाय विशेष जो है वो नहीं खाता है। अगर हम देश में इस समय देखें कि नॉनवेज खाने का तो करीब 70% लोग नॉनवेज का कंजम्पशन करते हैं, सरकारी स्टडीज में आंकड़ों में मौजूद है। और वो बहुत से ऐसे राज्य हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो, वहाँ पर आप देखेंगे 70-80, तमिलनाडु 70-80% जो है वो वहाँ की जो रहने वाले हैं वो नॉनवेज खाते हैं। तो ये नॉनवेज का किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष से वैसा लिंक नहीं है। अगर आप उसको देखें, अगर आप उस चश्मे से देखते हैं तो एक राजनीतिक मामला आ जाता है कि लगता है कि किसी के खान पान के तरीके के ऊपर उसके ऊपर रोक लगाई जा रही, बंदिश लगाई जा रही है। दूसरी बात ये होती है कि जो ये अधिकारी बता रहे थे कि ऑनलाइन इसमें बहुत सारी कानूनी अड़चनें भी हैं, वो उसको व्यवहारिक रूप से कर पाएंगे या नहीं, मुझे उसको लेकर के संदेह है। लेकिन इसमें एक टाइम बाउंड पीरियड होना चाहिए कि कोई अगर कोई धार्मिक समय है, कोई मेला हो रहा है, कोई उस समय कोई पूजा हो रही है, कोई बड़ा मौका है, तो उस समय के ऊपर होना चाहिए। पूरे साल अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करेंगे। आप गुजरात में देखिए, शराबबंदी का क्या मखौल उड़ाया जा रहा है। और अभी मैंने एक चलते बताओ कि बंगाल की जो मतलब जो हिल्सा मछली के जिसका बड़ा चर्चा है, वो सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात से जाती है। जी, खाई ना जाए लेकिन मतलब वहां गुजरात की मछली जो है वो बंगाल में खाई जा रही है। जाती आपने बंगाल का जिक्र किया तो अच्छी बात है, अगली खबर भी बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले वहां ईडी की रेड को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल भी शुरू हो गया, हंगामा मचा हुआ है। इस बीच ईडी रेड के मामले में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब जा सकती है ईडी। बताया तो यह जा रहा है कि ईडी की लीगल टीम ने सभी कानूनों विकल्पों को लेकर इस वक्त विचार किया है और साथ ही ईडी ने आईपैक पर छापेमारी को लेकर अपना बयान भी जारी कर दिया है। ईडी ने कहा है कि तलाशी इंडिया पैसिफिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में हुई थी, ना कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट गई थी, लेकिन हंगामे की वजह से सुनवाई टल गई थी। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। तब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई थी और हरे रंग का एक फाइल लेकर वो निकली थी, जिसको दिखाया भी था उन्होंने, जिस पर ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जबरन उनसे फाइल छीन ली। तो वहीं छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी ने कल पदयात्रा निकाली और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। বাকি কিছু রেখেছো? ভুলে গেছে বিজেপির এই কান কাটার দলগুলো। নরেন্দ্র মোদীর সাথেও এরা একদিন কাজ করেছে। 14তে যখন পিএম হয়েছিল আইপ্যাক কাজ করেছিল নরেন্দ্র। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, এরকম পার্টি আমি দেখিনি। ममता दीदी के तेवर आपने देखे अवधेश जी, वो तो धमकी दे रही है खुल के कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो पेन ड्राइव है अगर मैंने उसके बारे में बता दिया तो वो बीजेपी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बता देना चाहिए, ऐसा क्या है? तो अमित शाह से उनकी कौन सी रिश्तेदारी है? बता देना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हम गृह मंत्री को नहीं घुसने दें, तो ये तो बोलना है। लेकिन मैं पहले जरा उस पर टिप्पणी कर दूं। इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है। इस देश के हिंदुओं की ज्यादातर आबादी मांसाहारी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जल्दी कीजिएगा नहीं तो फिर हमारा नहीं कोई नहीं उसमें अब मुझे मालूम है, तो वो मांसाहारी है। लेकिन जो धर्म क्षेत्र है पंचकोशी परिक्रमा, उसकी जो शास्त्रीय अवधारणा है, उसमें गंध भी अगर जाता है तो उसकी सुचिता, पवित्रता, उसका वहां की साधना, वहां की पूजा प्रभावित होती है।
इसलिए उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। कोई घर में लाके बना के अगर खा रहा है उस पर प्रतिबंध नहीं है, होटलों में प्रतिबंध है, वहां बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन कोई बगल से ले आके घर में, वो उसका अपना है, सब दिन रहे। तो ये एक उचित कदम है, पहले लागू होना चाहिए। तो नॉर्मली था कि हम अपने ही आत्मानुशासन से इसका पालन करेंगे, लेकिन व्यापार में अगर होटल वाले किसी को खाना है और वो मंगा के दे रहे हैं, सब खबरें आ रही थी, वहां से लगातार शिकायत हो रही थी, उसके आंदोलन हो रहे थे वहां, बिल्कुल, तो उसलिए लगाया गया है। अब ममता जी पर आते हैं। देखिए इस समय ममता जी ने क्या किया है कि एक निहायत ही भ्रष्टाचार से संबंधित कार्रवाई पर, जिसमें उनकी कलई खुलने वाली थी कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ किसी सरकार का, किसी पार्टी का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है कि अगर उस पर हवाला का मामला है तो वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाए, या उनको क्या डर पैदा हो गया कि वहां पहुंच करके उन्होंने मोबाइल से सारा ले लिया। तो चूंकि स्वयं वो एक्सपोज हो, उसके पहले उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे करके, जो उनका तरीका है। लेकिन कई बार देश ने देखा है कि देश में जब से ममता जी की सरकार आई, अभी तक की सरकारों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप का सामना। लेकिन सर आपने अपने एक जवाब जो दिया, जो इसका जिक्र लगातार हर कोई कर, अवधेश जी, कि उन्होंने जो राजनीतिकरण कर दिया, इससे तो फायदा ऐसा लग रहा है कि उनको हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया पॉलिटिकली, और वो मान रहे हैं कि उनके लिए प्लस पॉइंट हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है। देखिए अगर कोई संस्था में कोई गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ चुनाव के समय उसी राज्य में और पूरे देश में वो काम करती है, और बहुत समय से 14 नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत उन्होंने सारा मेहनत की है, उनका बोझा उठाया है। तो राजनीति में अगर ऐसी कोई जो वो कंसल्टेंसी फर्म है कोई गड़बड़ कर रही थी, तो 14 से आज हम 26 आ गए हैं, कभी उसके बाद कोई उंगली नहीं उठी। और उसके बाद जब चुनाव होने वाला है, उस समय हो रहा है, तो पूरा घटनाक्रम जो है राजनीति से प्रेरित है। और ईडी को बार बार हम ये बात कहते हैं, ईडी का चाल चलन, काम करने का तरीका पूरा राजनीति से प्रेरित है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ईडी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहेंगे कि आप राजनीति से प्रेरित हैं? क्या एक चुनी हुई सरकार को आप उसको करें? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, और मुझे लगता है कि हमारा पूरा चुनाव प्रणाली बहुत ही भ्रष्ट है। हम सब जानते हैं कि जो 45 लाख और 75 लाख के जो खर्चे होते हैं चुनावी, लोकसभा और विधानसभा के, उसके 10 गुना और 100 गुना खर्चा होता है। लेकिन मुझे अवधेश जी मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि आप नहीं, लेकिन सुनो, ऐसा है में वही बात ऐसा है कि देखिए चुनाव होना न होना, वो ये हमारा अपना नजरिया होता है। ईडी की कार्रवाई जो है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है, वो गलत सही अलग मैं नहीं कहता। ईडी को किसी पर छापा मारने के लिए न कोर्ट की अनुमति की जरूरत है, न सरकार की अनुमति की जरूरत है। सुनो, चुनाव के समय क्यों नहीं? क्या चुनाव आएगा तो इसलिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी कि चुनाव है? बिल्कुल, आप अपना राजनीतिक लाभ उठाए। देखिए मैं ये मानता हूं कि ईडी को भी अब जब भी उसको सूचना मिले त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन से कार्रवाई है तो गलत होती है। लेकिन सुनिए, जो भी कोर्ट में मामले गए हैं 94.5, देखिए मामला फिर से भी कोर्ट में ही है, हाई कोर्ट में। देखिए हाई कोर्ट में मामला गया है, तो देखिए बात ठीक है, लेकिन मेरा सर देखिए उसके मोबाइल छीन ले, मेरा तो 3 वहां सुनो 3 वहां ईडी के अधिकारी है, उनके डीजीपी है, पुलिस खड़े हैं, 3 ईडी के अधिकारियों में क्या दशा हुई होगी? वो कह रहा है कि अगर तुमने मुख्यमंत्री अवधेश जी, देखिए अवधेश जी, मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने रखा कि आपकी बात सही है कि स्वायत्त संस्था एक है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको जब लगेगा कि मुझे कहीं पर जाना है, छानबीन करनी है, छानबीन करेंगे। लेकिन पॉलिटिकली मामला भी होने की वजह से जब इसमें पॉलिटिकल चीजें उठाई जा रही, सर मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन ठीक है, ठीक है ना, 356 लगा दीजिए बंगाल में। नहीं, बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ लगा दीजिए। अगर मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, बिल्कुल 356 लगा दीजिए और फिर चुनाव कराइए, और आपको नतीजा पता है। पश्चिम नहीं चुनाव, देखिए आप जानते हैं ये विषय, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मायने नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ है, एफआईआर तक दर्ज कराए गए हैं। अवधेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने अपनी बात रखनी, आपने भी जो अपनी बात रखी है, देख दोनों में चीजें एक तय हो गई है। ईडी अपना काम कर रही है, ये सही कर रही है गलत कर रही है कोर्ट तय कर देगा। लेकिन साथ ही क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल एक पार्टी के साथ जुड़ गया है, तो पॉलिटिक्स होगी, और मुझे लगता है इसका फायदा और नुकसान दोनों पार्टियां देख लेंगी अपने अपने हिसाब से, या फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टियां टीम से तो देख ही रही है। बहरहाल बंगाल में तो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर भी जबरदस्त गहमागहमी है, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। ओवैसी ने सोलापुर में कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान ही बनेगा,
लेकिन भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल बीएमसी चुनाव के दौरान एआईएमएम ने कहा था कि बीएमसी की मेयर हिजाब या फिर बुर्का वाली महिला हो सकती है, तो जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि मुंबई का मेयर तो मराठी और हिंदू ही होगा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। और जरूर बनेगी, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम वो भी तो देश के राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो इस देश में जो नागरिक है वो बन सकता है।